हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निश क्लासेस। हमने पिछली वीडियो में वर्क एंड एनर्जी टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, पावर, थ्रस्ट, प्रेशर, ये सारे टॉपिक कर लिए थे। सो आज का हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो हमारा इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं, हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एक बुयांट फोर्स के बारे में पढ़ा था। बुयांट फोर्स, उस बुयांट फोर्स क्या होती है? कोई भी फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्शली फिल्ड हो या कंप्लीटली इमर्स्ड हो, तो जो ये फ्लूइड है या वाटर है, लिक्विड है या एयर है, ये इस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड एक फोर्स लगाती है। जो ये अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बुयांट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। सो इसी से रिलेटेड, बुयांट फोर्स से रिलेटेड एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज ने बताया था। क्या है ये प्रिंसिपल? इट स्टेट्स दैट whenever a body is wholly or partially immersed in a fluid, it experiences an upward thrust equal to the weight of the fluid। यहाँ तक तो हमको पता है कि अगर कोई भी बॉडी चाहे तो completely हो या partially किसी भी फ्लूइड में इमर्स्ड हो, डूबी हुई है, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है, अपवर्ड थ्रस्ट लगती है। ठीक है। ये जो वाटर है, जो फ्लूइड है, उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है। वो जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रही है, जो थ्रस्ट है, वो इक्वल किसके होता है? इक्वल होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखो, कोई भी मान लो ये बीकर है, इसमें हमने कुछ लिक्विड ले लिया। इसमें अगर आप कोई भी बॉडी रखोगे, इमर्स्ड करोगे, तो जब ये बॉडी इसमें इमर्स्ड होगी तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा ना, तभी इसको अपनी जगह मिलेगी यहाँ पर रहने की। तो ये जो पानी है, इसका लेवल क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। मतलब कि जो ये वाटर है, इतनी पोजीशन पर था वाटर, वो क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो जो फोर्स लग रही है वो थ्रस्ट लग रही है। थ्रस्ट भी एक फोर्स है। जो थ्रस्ट लग रहा है वो किसके इक्वल होता है? जितना लिक्विड क्या हुआ है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, उसका वेट मान लेते हैं कुछ भी, तो उस वेट के इक्वल ही फोर्स लगती है। ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना भी बॉडी की वजह से, उस बॉडी की वजह से, डूबी हुई बॉडी की वजह से जितना भी पानी या फ्लूइड जो कुछ भी है वो डिस्प्लेस हुआ है, उस डिस्प्लेस्ड पार्ट क्या जितना वेट है उतनी थ्रस्ट लगती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बुयांट फोर्स। अब बुयांट फोर्स लगेगी कितनी, मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। वो जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो कितना डिस्प्लेस हुआ उस पर डिपेंड करता है, और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डेंसिटी के बारे में वैसे हमने पढ़ लिया था कि मास अपॉन वॉल्यूम, पर आज मैं इसकी डेफिनेशन और यूनिट भी बताऊंगी। अब देखो, कुछ बॉडीज होती हैं कि सिंक कर जाती हैं, प्रॉपर डूब जाती हैं, बट कुछ बॉडीज होती हैं कि ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। ये किस पर डिपेंड करते हैं कि वो बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। सो कहते हैं बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड। कोई भी बॉडी फ्लोट करेगी, तैरेगी लिक्विड में, इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर बॉडी का, जो बॉडी हमने डाली हुई है, मान लो ये बीकर है, इस बीकर में मैंने एक स्टोन डाल दिया। ठीक है। तो जो ये स्टोन है ये फ्लोट करने लग गया। अब अगर तो इस स्टोन का वेट जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, उस वाटर डिस्प्लेस्ड से वेट कम हुआ तो ये क्या करेगी? फ्लोट करेगी। अगर उसका वेट, स्टोन का वेट डिस्प्लेस्ड वाटर से ज्यादा हुआ, मोर देन हुआ, तो वो बॉडी क्या करेगी? सिंक करेगी। ठीक है। बस ये वेट चेक करना है कि जितना वो डिस्प्लेस्ड हुआ है, पानी, जो पानी ने अपनी जगह चेंज की है, जितने पानी ने अपनी जगह चेंज की है, उस पानी का जितना वेट था, अगर वो बॉडी के वेट से ज्यादा है तो बॉडी फ्लोट करेगी। अगर पानी का वेट बॉडी के वेट से कम है
तो बॉडी सिंक करेगी। ओके, सो नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी इज द मास ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का मास कितना है, कंटेन्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इट, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम मतलब कि कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के यूनिट वॉल्यूम में उसका वॉल्यूम निकाल लेते, एक वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब में यूनिट वॉल्यूम में उसका मास कितना है, वो उसकी डेंसिटी है। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। जैसे हमने 1 किलो तो ले ली हमने कॉटन, 1 किलो ले ली कॉटन एंड 1 किलो का हमने ले लिया स्टोन। ठीक है, दोनों का वजन सेम है, ये भी 1 किलो है और ये भी 1 किलो है। बट अब देखो स्टोन है वो तो थोड़ी सी जगह में आ जाएगा, उसने तो थोड़ी सी जगह कवर की है 1 किलो में। बट कॉटन अगर हम 1 किलो लेंगे तो वो कितनी ज्यादा जगह कवर करेगी। और अगर हम 1 किलो कॉटन को उठाएंगे तो हमें उसका इतना वजन नहीं लगेगा, चाहे वो 1 किलो है। और अगर हम 1 किलो स्टोन को उठाएंगे तो उसका वजन हमें लगेगा, ज्यादा भारी लगेगा, बट दोनों का वजन सेम है। तो इसमें कॉटन की डेंसिटी क्या है, कम है, जिसने जगह ज्यादा घेरी हुई है, इसने एक पर्टिकुलर एरिया में, ये क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका मास क्या है, कम है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इसका मास क्या है, कॉटन का कम है। बट स्टोन के वो थोड़े से एरिया में इसका इतना ज्यादा मास आ गया, इसी वजह से कॉटन की डेंसिटी कम है, स्टोन की डेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसा यूनिट क्या है डेंसिटी की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, अब एक रिलेटिव डेंसिटी होती है, या इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। ये क्या होती है, इट इज द रेशो होती है ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम कंपेयर करेंगे वाटर की डेंसिटी के साथ और उन दोनों की रेशो ले लेंगे तो वो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों की यूनिट सेम होने की वजह से कट हो जाएगी, इसलिए इसकी नो यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी की नो यूनिट। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये मैं पहले करवा चुकी थी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही किया है कि रेशियो होती है किसकी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। नेक्स्ट है पावर वैसे हमने कर लिया था, बस इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। और एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, हमने पहले कर लिया ना, वर्क और एनर्जी दोनों कर लिए, तो पावर की डेफिनेशन जाता वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, दोनों में से कोई भी हो सकती है। एवरेज पावर क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन, आपने कितना वर्क डन किया, टोटल वर्क डन। जैसे कि हमने पहले 2 घंटे काम कर लिया, फिर 2 घंटा हमने रेस्ट कर ली, फिर 2 घंटे हमने काम कर लिया, तो टोटल वर्क डन कि पहले 2 घंटे में फिर बाद वाले 2 घंटे में कितना काम किया, टोटल कर लेंगे उन दोनों का। एंड टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन मान लो 4 घंटे हो गए, पहले 2 घंटे काम किया फिर बाद वाले 2 घंटे काम किया, बीच में जो 1 घंटा था, 1 आवर था, उसमें आपने काम नहीं किया तो वो काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल वर्क ओवर टोटल टाइम मिला के क्या आ गया हमारे पास, एवरेज पावर आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड। लुक एट द एक्टिविटीज एंड से वेदर और नॉट वर्क इज डन। कुछ एक्टिविटीज हैं, उनको देखकर हमने ये बताना है कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्स्ट एक्टिविटी है ही इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, कोई पर्सन है वो स्विमिंग कर रहा है, तो इसमें वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। अब देखो मान लो पानी है, ठीक है, इसमें वो पर्सन स्विम कर रहा है, तो वो पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, पर फोर्स वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, पीछे की डायरेक्शन में। अगर कोई पर्सन स्विमिंग करता है तो वो पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तभी वो आगे जाता है। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है तो मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब सेम लीनियर। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो लीनियर, इसलिए वर्क डन क्या होगा,
नेगेटिव होगा वर्क डन बट नेगेटिव होगा। मैंने पहले जब हमने वर्क डन टॉपिक किया था उसमें ही बताया था मैंने कि या तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, बट अगर ऑपोजिट है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। अब इसमें वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा? यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि जो डोंकी है उसका जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, क्योंकि डोंकी ने अपनी बैक पर लोड कैरी किया है, तो उसकी जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ लग रही है, जमीन की तरफ, बट मूवमेंट डोंकी की किधर हो रही है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो इस केस में कोई वर्क डन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कोई पौधा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है उस पौधे की, तो कोई वर्क डन हो रहा है? नहीं। हमारे अकॉर्डिंग अगर हम कहें नॉर्मली तो वर्क डन हो रहा है, हम कहेंगे कि काम हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। या फिर डोंकी वाली एग्जांपल थी, उसमें भी हम कहेंगे कि काम कर रहा है डोंकी, बट साइंस की लैंग्वेज में ये कोई काम नहीं हो रहा। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या तो सेम हो या फिर ऑपोजिट हो, इन दोनों केसेस में ही हम वर्क डन मानेंगे। इस केसेस में पॉजिटिव वर्क डन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की तो नेगेटिव वर्क डन। तो अब प्लांट तो वहीं पर खड़ा है, स्टेशनरी है ना प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस नॉर्मली हो रही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो नो वर्क डन। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। कोई इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है। अब जिस डायरेक्शन में इंजन पुल कर रहा है, खींच रहा है, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो ऑब्वियसली वर्क डन हो रहा है और पॉजिटिव वर्क डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन ऑन अ बॉडी इन मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो क्या वर्क डन होगा? सर्कुलर पाथ में वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या हो रही है? परपेंडिकुलर है, सो इस वजह से यहां पर वर्क डन 0 है। हाउ मेनी अर्ज भी एक नई यूनिट है वर्क डन की ही, छोटी यूनिट मान सकते हैं। जैसे हाउ मेनी अर्ज इज इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? तो 10⁻⁷ अर्ज होते हैं, पर इसको हम इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है बट पूछ सकते हैं कि 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं। द वर्क डन इन रेजिंग अ लोड डिपेंड्स अपॉन टाइम, इज इट करेक्ट। कहते कोई वर्क डन है, कोई लोड को, कोई भार को हम ऊपर उठा रहे हैं, रेज कर रहे हैं, तो जो वर्क डन है वो टाइम पर डिपेंड करता है? नो, वर्क डन तो टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता, वर्क डन तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। आगे इसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू आर। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी जब आप क्या होगे? सो स्टैंडिंग, खड़े होगे, सीटिंग ऑन अ चेयर, एक चेयर पर बैठे हो, सीटिंग ऑन ग्राउंड, एक ग्राउंड पर बैठे हो, लाइंग डाउन ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर लेटे हो। तो किस केस में कहते पोटेंशियल एनर्जी कम होगी? सो किस केस में, इन चारों में से किस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी? तो अगर आप ग्राउंड पर लेटे हुए हो तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है सबसे कम होगी इस केस में। ठीक है, क्योंकि हाइट, अब देखो आप खड़े हो तो आपकी हाइट ज्यादा है, चेयर पर बैठे हो फिर भी आप जमीन से काफी ऊंचे हो तो भी हाइट है ज्यादा, सीटिंग ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर बैठे हो, और लाइंग डाउन, लेटे हुए हो, तो सबसे ज्यादा हाइट किस केस में कम है? इस केस में कम है, तो यहाँ पर ही पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा मिनिमम होगी। सो हमारा जो वर्क एंड एनर्जी वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और जिसने भी फर्स्ट वीडियो देखनी है वर्क एंड एनर्जी की, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।